हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट जो कि हम लोग देख रहे थे। तो उसमें देखा जाए तो अभी तक 18 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये जो वीडियो होगा ये 1900 प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें ओवरऑल 1900 प्रैक्टिस सेट है और अरिहंत के बुक से जो है ये नवा प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत कार्य आकलन सीरीज जो चल रहा था उसी का ये नेक्स्ट वीडियो होगा। इसका पहले का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर जो है आप आकलन सीरीज के नाम से है तो उसको देख भी सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिए। करेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि अगर गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। यह संबंध जो है, ये कथन किस राष्ट्र नेता के द्वारा ये कहा गया था, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको बीपीओ का एग्जाम सभी ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है, लगभग 60 दिन आपके पास है बीपीओ के एग्जाम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की डेट की घोषणा हो चुकी है, 27 अप्रैल को एग्जाम होना है। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। इसी 60 दिन में आपको सारी चीज़ें रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो हम इसको एंड करने के बाद इसका नया प्रैक्टिस मतलब शुरुआत करेंगे। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक जो है हमें प्रैक्टिस देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए आंसर क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, महात्मा गांधी। ये बातें जो है महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है। 29 कार्य जो बताया गया है पंचायती राज संस्थाओं को, वो कौन से अनुच्छेद के तहत ये बातें कही गई हैं या दिया गया है। तो वो है अनुच्छेद 243 का जी। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जी आंसर क्या हो जाएगा, जी। जी में जो है शक्तियां दी गई हैं, कार्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, वो था 11वीं अनुसूची। नई अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची था। और इस सूची में पंचायतों के जो है 29 विषय प्रदान किए गए हैं और ये किससे संबंधित है, तो ये 243 जी से संबंधित है। चलिए, संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन से, मतलब कहाँ पर वर्णन किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतों को कार्य दिया गया है वो वर्णन कहाँ पर है, तो याद रखिए 11वीं सूची है। ठीक है, कौन सी सूची है, 11वीं अनुसूची में वर्णन है। और भारतीय संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में। इसमें 29 विषय जो शामिल है, इसमें अगर देखा जाए तो पंचायत, इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां हैं, ग्रामीण विकास है, गरीबी उन्मूलन है, बाजार है, सड़क और पेयजल आज जैसे महत्वपूर्ण विषय कुछ शामिल है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही है, 11वीं अनुसूची। चलिए, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए पंचायत के कार्यकाल की बात करेंगे तो ये इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है। तो पंचायत के कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे, पंचायत का जो कार्यकाल है वो 243 के ई में बातें कही गई। 243 के ई में बातें जो कही गई हैं वो क्या है, पंचायत के कार्यकाल से संबंधित है, इसके प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष का प्रावधान है। क्या है, 5 वर्ष का प्रावधान है। और इसके 243 ई के अनुसार अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगी पंचायत। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत राज अधिनियम आया, जो कि ये पारित हुआ था वर्ष 1947 में। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत अपना आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 से ही पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई थी। 1952-53 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद पंचायती प्रणाली जो है सक्रियता में आई थी। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। ठीक है, देखिए 1961 की बात करेंगे तो 14 सितंबर 1960 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 जो था ये, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा संशोधन सहित 1 मई 1961 को यह पारित हुआ था। ठीक है, 1 मई 1961 को ये विधानसभा परिषद के द्वारा पारित हुआ था संशोधन के बाद।
और जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा 19 मई 1961 को विधानसभा के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिली थी 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ विधानसभा वाला पूछा गया तो विधानसभा हो जाएगा आपका 19 मई 1961। अगर राष्ट्रपति के द्वारा पूछा जाएगा तो 29 नवंबर 1961। विधान परिषद के द्वारा पूछा जाएगा तो 1 मई 1961। तो ये तीनों डेट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित किया गया है वो है 21 वर्ष। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। लेकिन अगर मतदाता के पूछा जाएगा मतदाता कितने उम्र पर दिया जा सकता है, कितनी उम्र होनी चाहिए मतदाता के लिए मतदान के लिए, तो मतदाता की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। 18 वर्ष हो जाए तो वो जो है मतदान कर सकता है। लेकिन अगर लड़ना है उसको पंचायत का चुनाव तो 21 वर्ष होना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 30 वार्डों में बांटा जाता था। ठीक है, 30 वार्डों में बांटा जाता था और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था तथा कुल 30 सदस्य जो होते थे विभिन्न कार्य समिति के लिए ही चुने जाते थे। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था। तो देखिए वर्ष 1882 की बात करेंगे तो यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया था और यह प्रस्ताव जो था उस समय रिपन हुआ करता था वायसराय, तो इसके कार्यकाल में आया था और इसको इसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कि 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो देखिए तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होती हैं उनको हम कहते हैं पंचायत समिति। क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान इनमें से किया गया है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसका प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 का ख। ठीक है, अनुच्छेद 243 का ख जिसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान है और उसमें त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है इसी में प्रावधान किया गया। ठीक है, 243A में अगर हम देखेंगे तो ग्राम सभा की क्या है इसमें परिभाषा दिया गया। ठीक है, 243 के का में क्या है, ग्राम सभा की परिभाषा और उनके जो है कार्य दिए गए हैं। इसके बाद बी माने ख, अगर बी में हम देखेंगे तो इसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान है, मतलब कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है। फिर 243C में क्या है, तो 243C में है पंचायतों की संरचना। ठीक है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन एक न एक आपको मिल ही जाएंगे। फिर 243D में क्या है, तो 243D में है पंचायतों से संबंधित आरक्षण। ठीक है, आरक्षण का प्रावधान डी में कही गई है बातें। फिर इसके बाद ABCDE आता है। 243E में जो है पंचायतों का कार्यकाल से संबंधित चीजें दी गई हैं कि कितना वर्ष कार्यकाल होगा, कितना 5 वर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद F 243F में क्या है, सदस्यों की योग्यता और निर्योग्यता का वर्णन किया गया इसमें। ठीक है, योग्य कौन है और कौन नहीं होंगे योग्य, ये सब बताया गया है। F के बाद 243G में क्या है, 243G में जो है पंचायतों की शक्तियां का प्रावधान किया गया है। ठीक है, H में जो है पंचायतों के वित्तीय विवरण, वित्तीय से संबंधित जो शक्तियां हैं वो H में बातें कही गई हैं। ठीक है, इसके बाद J 243J में खातों की लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है और 243K में जो है चुनाव, पंचायतों के चुनाव से संबंधित चीजें जो है 243K में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ग्राम प्रधान से सवाल जवाब करने का अधिकार जो है किसे प्रदान है। ग्राम प्रधान से कौन सवाल जवाब कर सकता है, इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए ग्राम प्रधान से सवाल जवाब करने का अधिकार जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनको होता है अधिकार। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। क्या हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम पंचायत सदस्य को यह अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी ग्राम पंचायत में जिसकी जनसंख्या 1000 है कितने सदस्य होंगे। तो कोई भी ग्राम पंचायत संख्या उत्तर प्रदेश में जिनकी संख्या 1000 है तो प्रति 1000 पर सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितने होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और 2000 सदस्य पर अगर 2000 सदस्य 2000 जनसंख्या है तो 2000 जनसंख्या पर कितने सदस्य होते हैं, तो 11 सदस्य होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। और 2000 से ऊपर यानी कि 3000 तक अगर जनसंख्या होती है तब कितने सदस्य होते हैं, तो 13 सदस्य होते हैं।
और अगर 3000 प्लस जनसंख्या है तब उसके लिए 15 सदस्य चुने जाते हैं। ये घट बढ़ भी सकती है, लेकिन स्थिति मोटा मोटा याद रखिएगा। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? इनमें से ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत आता है, जिला पंचायत भी आता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जाएगा। ये सभी ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है अपने उत्तर प्रदेश में। तो तीनों स्तरीय का नाम क्या है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कब से कराया जा रहा है, ये बताना है। तो देखिए, पंचायतों का जो चुनाव होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ये करवाया जा रहा है वर्ष 1995 से। ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। ठीक है, पंचायतों से संबंधित जोड़ा गया संविधान में। उसके बाद से जो है वर्ष 1995 से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हर 5वें वर्ष जो है इसका चुनाव कराया जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का टा संबंधित है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, या फिर 243 के, जो कि पंचायतों के चुनाव या निर्वाचन से संबंधित होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पंचायतों की शक्तियां किस अनुच्छेद में कही गई हैं? तो वह है 243 के जी में, 243 के जी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। गलत वाला कथन हमें बताना है, इनमें से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा इसका आंसर? पहला दिया गया कि प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, जो कि ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पंचायत अपनी अवधि से पूर्व भी विघटित हो सकती है, तो ये भी सही है। ठीक है, विघटित किया जा सकता है। तीसरा है पंचायत के विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि तक पूर्व पंचायत का चुनाव कराया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, फिर है विघटित पंचायत की शेष अवधि 1 वर्ष से कम है तो कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं है, जो कि गलत है। अगर 1 वर्ष से कम है तब भी जो है उसका निर्वाचन कराना आवश्यक है। तो आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या है? डी ऑप्शन। चलिए, पंचायत के सभी स्थान पर पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, और यह प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये बातें कौन से अनुच्छेद में कही गई हैं? तो यह कहा गया है 243 के गा के 2 में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व किस वर्ष प्रदान किया गया? ठीक है, कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व दिया गया, और कौन से वर्ष में यह प्रदान किया गया था? तो यह हुआ था वर्ष 1988 में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब पारित किया गया था? तो देखिए, ये अगर हम बात करेंगे तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते होंगे मनरेगा से। ठीक है, इसका नाम क्या है? मनरेगा है। और मनरेगा को कब पारित किया गया था इस एक्ट को? जिसमें ग्राम सभा के सदस्य को जो है प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के 100 दिन की गारंटी, 100 दिन के काम की गारंटी देता है। ठीक है, तो हर वर्ष। तो यहाँ पे किस का हो जाएगा? सी पार्ट। ये वर्ष 2005 में इसको पारित किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को विशाल ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के रूप में कब प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रारंभ हुआ था ये वर्ष 1952 में। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1952 में इसको प्रारंभ किया गया था, जो कि ये विशाल ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के रूप में जो इसको शुरुआत की गई थी। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए केंद्रीय हिस्सा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 60% हिस्सा है। ठीक है, 60%। कब शुरुआत किया गया था स्वच्छ भारत मिशन? तो 2014 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को 2014 को शुरुआत किया गया था। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, केसी नियोगी थे। उनका नाम क्या था? केसी नियोगी थे, जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा केसी नियोगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और प्रथम वित्त आयोग जो था उसका गठन कब किया गया था? तो यह गठन हुआ था 1951 में। 1951 में इसका गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को मतलब टैक्स को केंद्र के द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है, परंतु वितरण जो होता है केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 270। आर्टिकल 270 जो है ये इसके तहत 268, 269 और 269 का में जो है
दिया गया जो शुल्क और करों के सिवाय संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत सरकार के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाता है तथा उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के मध्य जो है वितरित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, यदि ग्राम पंचायत ने कोई कर, शुल्क अथवा उपशुल्क किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर उसे लगाना चाहिए था नहीं लगाया, तो उस पर लगाने का निर्देश किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो देखिए, यदि विहित प्राधिकारी के सामने यह बात लाई जाए कि कोई कर, उपशुल्क अथवा शुल्क किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर लगाना था और नहीं लगाया गया, तो वह जो है प्राधिकारी ग्राम पंचायत को उन व्यक्तियों पर कर लगाने का निर्देश दे सकता है और ग्राम पंचायत के तदनुसार जो है तदनुसार कार्य कर सकता है। तो विहित प्राधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतें लगभग पूरी तरह से केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरित धन पर निर्भर हैं? तो कौन से राज्य की पंचायत है? तो कौन से राज्य की पंचायत है? तो उस पंचायत का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य की पंचायत है। आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो पंचायत है पूरी तरह केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरित धन पर जो है निर्भर है। चलिए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार मंडल स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो देखिए, मंडल स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है उसका नाम होता है अपर मुख्य रजिस्ट्रार। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट अपर मुख्य रजिस्ट्रार, जो कि मंडल स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की प्रविष्टि में लिपिकीय अथवा औपचारिक गलतियों संबंधी जांच की जाएगी। किसके द्वारा जांच किया जाता है? तो यह जांच करता है रजिस्ट्रार। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रजिस्ट्रार जो है इसको जांच करता है। चलिए, जन्म रिपोर्ट फॉर्म संख्या 1 भरते समय बच्चे का नाम नहीं रखे जाने पर क्या होना चाहिए? तो देखिए, वहां पे जो है पंक्ति को क्या करना चाहिए? खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक है, वहां पे कोई भी नाम नहीं लिखना चाहिए और ये भी शिशु भी नहीं लिखना अनिवार्य है। फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पंक्ति को खाली छोड़ दें। फॉर्म संख्या 1 भरते समय यदि बच्चे का नाम रखा जा चुका है तो बच्चे का पूरा नाम भरे, यदि कोई कुल नाम हो तो वह भी नाम शामिल करें, और यदि बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है तो उसको खाली छोड़ दें। उसमें लड़का, लड़की या शिशु नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, देश में जन्म मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रीकरण कब से अनिवार्य हो गया है? ये कब से अनिवार्य किया गया? तो देखिए, जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 आया तो उसके प्रवृत्त होने के बाद जो है देश में जन्म मृत्यु एवं मृत्यु जन्म का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो गया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1969। ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यह योजना का उद्देश्य जान लीजिए, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से गरीबी राहत कार्यक्रमों की कार्य क्षमता का अवलोकन करने में सहायता करना इसका जो है मेन उद्देश्य रहा था। ज्ञान दूत परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो ज्ञान दूत का अर्थ है ज्ञान का वाहक। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2000 में किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 2000 में किया गया था। और यह कहाँ से शुरुआत हुआ था? मध्य प्रदेश के धार जिले से शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? तो देखिए, उमंग जो एप्लीकेशन है ये डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उमंग एप्लीकेशन। और इसके द्वारा अगर हम बात करें तो ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के से संबंधित सभी प्रमुख सेवाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए उमंग नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है कब से प्रारंभ हुआ था? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PMEGP। ठीक है, EGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और ये अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है अगस्त 2008 से शुरुआत किया गया था। कब से शुरुआत किया गया था? अगस्त 2008 से शुरुआत किया गया था। और ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसे MSME मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। हर घर नल से जल कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष के बजट में की गई थी? हर घर नल से जो कार्यक्रम की घोषणा थी इसको वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। और यह जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जल जीवन मिशन के प्रति जो है सामुदायिक दृष्टिकोण पर यह आधारित है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ था वर्ष 1975-76 में। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा इसका। ठीक है,
और इस कार्यक्रम में गरीबी हटाने के साथ साथ रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, वन रोपण, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरुआत की गई? तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 1900 अगर हम बात करेंगे तो जुलाई 2001 में शुरुआत की गई थी। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। यह योजना जो है जीवन बीमा सुरक्षा, आवधिक एकमुश्त उत्तरजीविता लाभ और कृषि श्रमिकों को पेंशन प्रदान करता है। तो ये चीजें हो गई। चलिए, CSC संचालकों को एक आयुष्मान कार्ड बनाने पर सरकार कितने रुपए देती थी? तो देखिए, जो CSC होता है यानी कॉमन सर्विस सेंटर है, उसके संचालकों को एक आयुष्मान कार्ड बनाने पर उसे 30 रुपए भुगतान दिया जाता है। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, 30 रुपए। क्वेश्चन नंबर 40 है, CSC पंजीकरण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर जो पंजीकरण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में क्या क्या होता है? पहला उसमें आता है CSC VLE, ठीक है, ये पहला पंजीकरण। दूसरा पंजीकरण का टाइप होता है स्वयं सहायता समूह के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा, ठीक है, स्वयं सहायता समूह के द्वारा। और तीसरा उसमें जो प्रकार होता है पंजीकरण का वो होता है ग्रामीण विकास की विभाग के द्वारा, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। तो ये होता है इसका पॉइंट। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, ग्राम पंचायत के सचिवालय में पंचायत सहायक की भूमिका क्या होती है? ठीक है, ग्राम पंचायत के सचिवालय में जो पंचायत सहायक होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रणनीतिक कार्यों को करने में, ठीक है, और प्रतिदिन कार्यालय संचालन में, नीतियां बनाने में, इन सभी में उनकी सहायता जो भूमिका होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, ठीक है, ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक की भूमिका ऐसे सभी कार्यों में होती है। ग्राम पंचायतों में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना से संबंध में जानकारी चाहता है तो उसकी मदद किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसकी मदद की जाती है पंचायत सहायक के द्वारा। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। पंचायत सहायक के कार्य क्या है? तो योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं की देखरेख करना, ग्राम पंचायत की योजनाओं के निर्माण में मदद करना, ये सभी कार्य पंचायत सहायक के होते हैं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA जो है एक योजना है जिसका उद्देश्य पंचायत राज संस्थानों को ग्राम विकास योजनाएं तैयार करने में जो है सक्षम बनाना। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बार इसकी जो शुरुआत किया गया था वर्ष 2018 में इसको जो है शुरुआत किया गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण के तहत पंचायत में अनाज आवंटन के लाभार्थी सूची में सम्मिलित करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आयु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये तीनों आवश्यकता होती है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी सदस्य की मांग पर अगर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती तो वह किसके पास शिकायत कर सकता है इनमें से? तो देखिए, जब कोई सदस्य अगर है, उसकी मांग पर अगर 7 दिनों के अंदर अगर ग्राम सभा बुलाई नहीं जाती है तो वो इसकी शिकायत BDC या फिर जिला परिषद या फिर पंचायत अध्यक्ष के पास कर सकता है। तो यहाँ पे जिला परिषद लिखा तो जिला परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवा मेरे द्वार अभियान कब से शुरू किया गया था? तो ये जो अभियान था ये चलाया गया था 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2021 से शुरुआत किया गया था और कब तक ये चला था? 30 सितंबर 2021 तक, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 महीने का रहा था ये। और यह अभियान जो था सुनिश्चित करने के लिए था कि एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरा था कि ग्राम पंचायतों के पास संबंधित ग्राम द्वारा जो है अनुमोदित चार्टर हो। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 25 दिसंबर सन 2000 को प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाए। कब शुरुआत होता है? 25 दिसंबर सन 2000, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो अभी हाल ही फिलहाल में अगर देखा जाए तो उनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किन राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी इनमें से? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे तो गांव में गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, तो इसमें प्रथम प्राथमिकता होगी, ठीक है। स्वच्छ और हरा भरा गांव, ये भी प्राथमिकता के अंतर्गत आएगा। गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, ये भी होगा। सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, ये भी होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये सभी जो है प्राथमिकता दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा डी पार्ट। चलिए, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना की बात करेंगे तो ये शुरुआत किया गया था दिसंबर 2017 से। ठीक है, कब शुरुआत किया गया? दिसंबर 2017 से शुरुआत किया गया था और इसके अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 500 रुपये का जो है पेंशन मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है। जल जीवन मिशन एक विकेंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसमें फैसले लेने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसमें फैसले लेने का अधिकार जो है ग्राम पंचायत को दिया गया है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम बात करेंगे तो इसकी अगर हम बात करें 15 अगस्त 2019 को ये मोदी के द्वारा जो है जल जीवन मिशन शुरुआत किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2019 जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी और ये 2024 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक जल हर घर पहुंचाया जाए। इंदिरा आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो इंदिरा आवास योजना जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इंदिरा आवास योजना की बात करेंगे तो ये शुरुआत कब किया गया था? तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे तो ये योजना का नाम बदलकर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया पीएम आवास योजना। ठीक है, अभी ये योजना चल रही है और इसका क्या नाम है? पीएम आवास योजना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट योजना है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर और गैर अनुसूचित जात जनजात श्रेणियों के आवास के निर्माण और मौजूदा बेकार कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 2001 से हुआ है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर हम बात करेंगे तो इसको फरवरी 2006 से NREGS में विलय कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। चलिए, हमारी योजना हमारा विकास, इसका संबंध किससे है? तो हमारी योजना हमारा विकास का संबंध है पंचायतों के विकास से। शुरुआत इसकी हुई है 2015-16 से। शुरुआत इसकी क्या हुई है? 2015-16 से, और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू कर दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। वो योजनाएं दी गई हैं, उनके जो है डेट दिए गए हैं, कब शुरुआत किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किया गया था वर्ष 2001 में। स्वजल धारा योजना की शुरुआत 2002-2003 में किया गया था। ठीक है, भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005-2006 में किया गया था और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किया गया था सन 2000-2001। इस प्रकार ये मिलान आता है और आपको इसको आना चाहिए, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए, आदर्श ग्राम पंचायत के विकास में योगदान होता है किसका होता है? ग्राम सचिव का होता है, ग्राम प्रधान का भी होता है, सफाई कर्मचारी का भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इन सभी का होता है। ठीक है, चलिए, एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं क्या होती है? तो एक आदर्श ग्राम में स्वच्छ पेयजल हो, प्राथमिक चिकित्सा हो, शिक्षा व्यवस्था हो, परिवहन हो, संचार हो, आदि की सुविधाएं वहां पे उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें होनी चाहिए। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत किस पर आधारित होता है? तो क्लाइमेट पंचायत स्मार्ट जो है ये जलवायु संबंध मतलब क्लाइमेट अडॉप्शन पर और क्लाइमेट मिटिगेशन पर, इन दोनों पर आधारित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों पर। ठीक है, चलिए, ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक का समिति का जो है सचिव होता है उस ग्राम पंचायत के अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, लेखपाल। जन्म मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी करता है रजिस्ट्रार। कौन जारी करता है? रजिस्ट्रार जारी करता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्राम पंचायतों की प्रतिमाह बैठकें आयोजित कराने का दायित्व किसका होता है? तो देखिए, प्रतिमाह अगर बैठकें आयोजित कराना है तो उसका दायित्व जो होता है ग्राम पंचायत अधिकारी का ही होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा VPO, ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने वाले लोगों के लिए बैठने और स्वच्छ पानी और स्वच्छता आदि का प्रबंध कौन करता है? तो इन सभी का प्रबंध भी ग्राम पंचायत अधिकारी ही करता है। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन एक महीने में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो इसका एक महीने में आयोजन होता है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा?
बी पार्ट हो जाएगा। 1 महीने में 1 बार होता है और ये निश्चित दिवस होता है, या तो बुधवार को होता है, शनिवार को होता है, ठीक है। और प्रत्येक गांव में प्रत्येक माह में 1 बार आयोजित किया जाता है। तो ये चीजें हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है, यह बताना, ठीक है। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी का मुख्य कार्य की बात करेंगे तो राज्य सरकार की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करना, यह मुख्य कार्य इसका होता है। तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन ही राइट है, ठीक है। ए ऑप्शन ही राइट होता है। यह क्या होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी सरकारी कर्मचारी होता है और वो जो है ग्राम पंचायती की तैनाती जो है ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत में होती है। चलिए, वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहते हैं। अब हम 65 क्वेश्चन देख चुके हैं ग्राम पंचायत से संबंधित, अब कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो सीपीयू कहलाता है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। एक हार्डवेयर डिवाइस हो जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। वो कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं, बी पार्ट हो जाएगा सर्वर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बी पार्ट हो जाएगा सर्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के मशीन के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये भौतिक मशीन और वर्चुअल मशीन यानी आभासी मशीन दोनों की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब देखिए, क्लाउड प्रबंधन जो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग उत्पाद और सेवाओं का प्रबंधन होता है, और ये सार्वजनिक क्लाउड का प्रबंधन सार्वजनिक क्लाउड सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है, और जिसमें सार्वजनिक क्लाउड वातावरण के सर्वर भंडारण नेटवर्किंग और डेटा केंद्र संचालन प्रबंधन सॉफ्टवेयर और को भौतिक मशीन और आभासी मशीन दोनों के समर्थन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलाग का निःशुल्क इसमें से कार्यान्वयन है? तो प्रोलाग का इसमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो निःशुल्क जो कार्यान्वयन है वो है HWI प्रोलाग, ठीक है। या जो भाषा है ये प्रोलाग का एक मुक्त कार्यान्वयन है जो आमतौर पर शिक्षण और सिमेंटिक वेब अनुप्रयोग के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। तो HWI प्रोलाग याद रखिएगा। चलिए, साटा का फुल फॉर्म बताना है। साटा, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो कि ए पार्ट में ही दिया गया है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इस जिसे सीरियल आटा कहते हैं, ठीक है। इसे सीरियल आटा भी कहा जाता है, सीरियल आटा, ATA इसको इसके नाम से भी जानते हैं, जो कि कंप्यूटर के सेंट्रल सर्किट बोर्ड और स्टोर्ड डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक इंटरफेस होता है। चलिए, इनमें से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाएगा 71 का, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 71 में आंसर इसका है बी पार्ट OMR, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है OMR, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। CAS का फुल फॉर्म क्या है? कैश का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है, बी ऑप्शन इसका राइट है, जो कि ये जो है ग्राहक टेलीविजन प्रसारण पर अपनी पसंद के चैनल को देख सकता है इसके द्वारा, इसके माध्यम के द्वारा। FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि दिया गया है आपका डी पार्ट में, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। यह जो है एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने का माध्यम होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स रोज और कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग करते हैं? तो हम इसमें से देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ड्रॉ टेबल का हम प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सी पार्ट देखते हैं, जो कंट्रोल प्लस के जो दिया गया है, यह चयनित पार्ट काटना जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस के का उपयोग ऐड एडिट मॉडिफाई वेब पेज में हाइपर लिंक को हम जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। यह स्पेशल पर्पज की होती है जिसके साथ 2 की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका आंसर, बाकी सारे सही हैं। कंट्रोल प्लस सी से एल्ट प्लस सी से वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन करना, एल्ट शिफ्ट प्लस डी से वर्तमान तिथि डालना, ठीक है। कंट्रोल प्लस 8 से सभी पार्ट का चयन करना, और सभी पार्ट अगर कट करना है तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल CTRL कंट्रोल X, ठीक है। कंट्रोल C से हम क्या करते हैं? कॉपी। कंट्रोल Z से हम क्या करते हैं? एक स्टेप पीछे जाते हैं। चलिए
MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है? इसमें से नोटपैड जैसा कौन सा एक अवयव होता है? तो वो होता है MS वर्ड। ठीक है, कौन सा होता है? MS वर्ड होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, क्या मदद करता है? तो देखिए, एक एक्सेल स्प्रेडशीट जो होता है एक आवश्यक व्यवसायिक और अकाउंटिंग टूल है जो डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? इनमें से तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण इनमें से इनसाइट नहीं होगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, इनसाइट। ठीक है। निम्नलिखित में से किस में जो भी फाइलें फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, वो होता है कचरा एकत्रीकरण। ठीक है, यानी कि गैरेज कलेक्शन को कहते हैं, गार्बेज प्रबंधन कहते हैं। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? इनमें से कौन सा एक था जो नोकिया के द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाडा जो दिया गया है, बाडा जो बाडा जो सिस्टम था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, सैमसंग के कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये तो आंसर नहीं होगा। एंड्रॉयड जो दिया गया है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गूगल के द्वारा विकसित किया गया है, गूगल के द्वारा। तो इनमें से देखा जाए दोनों नोकिया के द्वारा विकसित नहीं किया गया था। तो सी पार्ट इसका हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। चलिए, अब हो गए कंप्यूटर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल बने थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये बने थे कब? 1949 में बने थे। 1949 से लेकर ये 1952 तक जो है ये राज्यपाल रहे थे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रदेश के नाम कैसे कैसे परिवर्तन हुए। तो देखो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम रखा गया, 1836 में। इसके बाद 1877 से इसका नाम क्या हो गया? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। ठीक है, इसके बाद 1902 में फिर इसका नाम चेंज हुआ, फिर हो गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। इसके बाद फिर 1937 में नाम चेंज हुआ, फिर इसका हो गया संयुक्त प्रांत। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया चेंज कर, तो अभी तक उत्तर प्रदेश। इसलिए 24 जनवरी को हर वर्ष हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और कब से शुरुआत किया गया है? सन 2018 से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि दर कितनी हुई थी, ये बताना है। तो देखिए, इसके अगर हम आंसर की बात करें तो याद रखिए 11.34% की वृद्धि हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो अपना उत्तर प्रदेश ही है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पर बिहार आता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। चलिए, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था, कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह योजना चलाई गई थी सितंबर 2002 में। आंसर सी ऑप्शन राइट है। और यह उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के लिए जो है इस योजना को चलाया गया था। इसमें प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित यह योजना है। तो ये चीजें हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं? ठीक है, तो अमेठी है, बस्ती भी है, मेरठ भी है, देहरादून नहीं है। तो देहरादून कहाँ का? उत्तराखंड है, तो देहरादून हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो पशुओं के लिए चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान जो बनाया गया है ये मथुरा में बनाया गया है। मथुरा पीबीटी नाम से फेमस। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मथुरा। चलिए, इसकी स्थापना कब की थी? तो सन 2001 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू जनजाति के निवासियों की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों राज्यों में है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में छपने वाला उर्दू का प्रथम अखबार कौन था? तो उत्तर प्रदेश में छपने वाला उर्दू का प्रथम अखबार जो था वो था सदरुल अखबार। सदरुल अखबार। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, सदरुल अखबार। और यह 1848 में आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सी फेंक के द्वारा आगरा में ही प्रकाशित किया गया था। तो यह पहला अखबार था उर्दू का जो उत्तर प्रदेश में छपा था।
संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भातखंड हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम प्रथम संगीत महाविद्यालय था, जिसका जो है स्थापना हुई, और ये सन 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का इसको जो है दर्जा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेर ए बलिया के नाम से इनमें से देखा जाएगा तो चित्तू पांडे, ठीक है, जिन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इनके द्वारा 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। तो पहले सरकार जो इन्होंने बना ली थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1833 में। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है, वर्ष 1833 में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से इनमें से नहीं गुजरता है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, फैजाबाद से गुजरता है, आजमगढ़ से भी गुजरता है, मऊ से भी गुजरता है, बस्ती से नहीं गुजरता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ये लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हदरिया तक लगभग 340 किलोमीटर लंबा वाला ये पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से गुजरता है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा 14 जुलाई 2018 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 2018 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, और ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, ठीक है, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगी। चलिए, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 1949 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो है हथकरघा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराना यह दूसरा सबसे बड़ा जो है क्या है? उद्योग है या क्षेत्र है, सॉरी। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। उत्तर प्रदेश किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना किया गया है या की जा रही है? तो वो है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यहाँ पे जो है नॉलेज पार्क की स्थापना किया जा रहा है। और संडीला जो कि हरदोई में है, वहाँ पे साइंस पार्क की स्थापना की जा रही है। इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क की स्थापना किया गया है। कन्नौज में परफ्यूम पार्क और अमेठी में डिस्कवरी पार्क आज स्थापित किए गए। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है या कहाँ पर अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में इसकी स्थापना प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? वाराणसी। चलिए, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है वो शुद्ध देशी घी के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, यह कानपुर मंडल के अंतर्गत औरैया जिला आता है। और गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला जो है वो आपका अयोध्या हो गया। ठीक है, अयोध्या में गुड़ का उत्पादन होता है। साथ ही साथ लखीमपुर खीरी में गुड़ का उत्पादन होता है। और मुजफ्फरनगर जो है में भी गुड़ का उत्पादन होता है। और हींग का प्रमुख उत्पादक जो जिला है वो हाथरस है। ठीक है, हाथरस है। और सहारनपुर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सहारनपुर में शहद का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये चीजें होगी। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? तो प्रमुख जो फसलें उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वहाँ पे रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? तो भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है इनमें से अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा खाद्यान्न का उत्पादक सबसे बड़ा है। और वर्ष 2020-21 का चौथे अग्रिम अनुमान जो आया था उसके अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.8% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान रखता है।
ठीक है। दलहन के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। और गेहूं में उत्तर प्रदेश, आलू में उत्तर प्रदेश, गन्ना में उत्तर प्रदेश, और चावल में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान आता है पश्चिम बंगाल का। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोग ने देखा, जिससे कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और चलिए आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।